Hi friends, a warm welcome to you all in this Raghuvansh English Learning and Improvement classes. I am Hirendra Singh. We are going to discuss some WH words which act as connectives as well as questions. कुछ ऐसे WH वाले वर्ड्स का आज हम डिस्कशन करने चल रहे हैं जिसमें से कि WH वर्ड्स जो कि प्रश्नवाचक भी होते हैं और साथ ही साथ जब वो किसी सेंटेंस के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो एक कनेक्टिव का भी काम करते हैं। उनमें से कुछ कनेक्टिव्स तो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बाकी कुछ वो एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, एडवर्ब्स का काम करते हैं। तो इन सारे प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उस हर प्रकार के सेंटेंसेस को लिख करके उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हु वर्ड है, हु मीन्स होता है कौन, और हु माने जो भी होता है। तो हु मीन्स कौन का शब्द होता है हु ऑल मीन्स कौन लोग, हु एवर माने जो कोई भी हो। हु सो एवर अथवा हु एवर दोनों शब्दों को एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कोई भी हो। अब हम एक एक सेंटेंस लिखते हैं। हु माने जो, इसका मतलब कि डू यू नो, क्या हिंदी में लिखते हैं, क्या आप उस आदमी को जानते हैं जो गेट पर है, गेट पर है। अब इस सेंटेंस को देखिए, जो है, जो ये सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। जो आदमी के लिए आता है हु, पर्सन के लिए आता है हु। तो ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हम कहेंगे डू यू नो द मैन हु, अर्थात जो, हु इज एट द गेट, जो गेट पर है, यहां कनेक्टिव के रूप में आ गया है। अब इसी तरह से हु ऑल भी कह सकते हैं। हु ऑल माने जो लोग। जैसे हमने किसी से पूछा कि जो लोग फंक्शन में आए हैं, क्या आप सबको आपने इनवाइट किया है? हैव यू इनवाइटेड द पर्सन्स हु ऑल हैव कम इनटू द फंक्शन? जो फंक्शन में आए हैं, क्या आपने उन सबको आमंत्रित किया है? तो हु ऑल का भी प्रयोग इसी तरह से कर सकते हैं, जो हम कहेंगे जो लोग। इसी तरह से हम एक शब्द लिखते हैं हु सो एवर, कहने का मतलब एक जो कोई भी, हु एवर और हु सो एवर। इसको हम एक सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं, जो कोई भी फंक्शन में भाग लेगा, पुरस्कार पाएगा। अब यहां पे हमने जो कोई पहले लिख दिया है, जो कोई भी, इसको अब इस तरह से लिख सकते थे, वह पुरस्कार पाएगा जो कोई भी भाग लेगा फंक्शन में, लेकिन हमने यहां भी लिख दिया है। तो हु सो एवर यही लिखेंगे, हु सो एवर, जो कोई भी लिख सकते हैं। हु एवर भाग लेगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में दोनों सेंटेंस लिखे गए हैं, तो एक सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाएगा। हु एवर टेक्स पार्ट, भाग लेगा, इन द फंक्शन, विल गेट अ प्राइज, उसको प्राइज मिलेगा, ही विल गेट अ प्राइज। तो आपने देखा कि हु एवर का मतलब जो कोई भी, हु एवर कम्स इनटू द फंक्शन विल गेट अ प्राइज, और हु एवर टेक्स पार्ट इन द फंक्शन विल गेट अ प्राइज। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, कौन माने जो कि ये चीजों के लिए आता है, विच यहां चीजों के लिए आता है, और ये जो है वो पर्सन के लिए आता है। तो हम कहेंगे जो कोई भी, विच, कौन सी किताब
तुम पसंद करते हो। एक सेंटेंस हमने लिखा, कौन सी किताब तुम पसंद करते हो। कौन सी के लिए आता है विच बुक, कौन सी किताब, कौन सा पेन, कौन सा बेड। तो इस तरह से हमारे सामने जब कई सारी चीजें होती, उनमें से कौन सी चीज तुम पसंद करते हो या कौन सी चीज तुम लेना चाहते हो, उसके लिए हम विच और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जो हमारे सामने वो वस्तु होगी। विच बुक डू यू लाइक, कौन सी किताब पसंद करते हैं। जैसे हम कहें देयर आर सो मेनी बुक्स, विच वन डू यू लाइक, कौन सी किताब पसंद करते हो, और विच वन कहा जाएगा उनमें से कौन सी एक, और विच अगर बुक्स कहा जाएगा तो कौन सी किताबें तुम्हें पसंद है इनमें से। तो एक सिंगुलर नंबर के लिए भी आ सकता है विच, और प्लूरल नंबर के लिए भी आ सकता है। अब दूसरा हम लिखेंगे विच एवर, जो कोई भी। विच एवर का मतलब जो कोई भी। तो विच एवर बुक, विच एवर बुक यू परचेज, जो कोई भी बुक तुम खरीदते हो, इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। इनमें से जो कोई भी एक पुस्तक तुम खरीदोगे वो बहुत ही यूजफुल होगी तुम्हारे लिए। तो विच एवर माने जो कोई भी, जो कोई भी, इसके लिए जो कोई भी पुस्तक खरीदते हो, खरीदोगे, खरीदते हो, कुछ भी कह सकते हैं, वह यूजफुल है, वह बहुत यूजफुल, बहुत उपयोगी है। इस तरह से विच एवर माने जो कोई भी। तीसरा सेंटेंस हम लेंगे, इसको रब करते हुए चलते हैं। हमने सेंटेंस लिख ही लिया है और विच एवर तक हमने कर लिया। इसके बाद है किसको, और उसी शब्द को हम कनेक्टिव के रूप में जब हम करेंगे प्रयोग तो जिसको कहेंगे। whom, जैसे हमने कहा कि आपने मेरी पुस्तक किसको दी, आपने मेरी पुस्तक किसे दी, इसे हमने क्वेश्चन के रूप में लिखा। whom did you give my book, ये तो प्रश्न के रूप में हो गया, लेकिन क्योंकि हम लोग आज कनेक्टिव के रूप में इसको कर रहे हैं तो ये तो आपको समझाने के लिए बात लिखी गई है। जब हम इस चीज को कहेंगे कि आपने जिसको दिया, आपने मेरी पुस्तक जिसको दिया वो यहां नहीं है, आपने मेरी पुस्तक जिसे दिया वह यहां नहीं है। अब हम यहां पर whom ever का प्रयोग करेंगे। यहां हमने whom देखा, जिसको, और whom ever माने जिस किसी को भी, जिस किसी को भी, जिस किसी को भी आप लेंगे वो काम करेगा, जिस किसी को भी आप लेंगे वो काम करेगा। इसका मतलब whom ever, जिस किसी को भी, whom ever। अब देखिए वही चीज इसमें भी फ्यूचर टेंस है और इसमें फ्यूचर टेंस है, लेकिन इसमें प्रेजेंट टेंस लगेगा। whom ever you take, जिसको भी आप लोगे, will work, वो काम करेगा। whom ever you take, जिस किसी को भी तुम लोगे वो काम करेगा। तो whom ever माने जिस किसी को भी। अब हम इसके आगे वाला शब्द है किसका, किसका अर्थात जिसका। whose मीन्स जिसका या किसका। तो हम क्योंकि प्रश्नवाचक
कनेक्टिव के रूप में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि मैं नहीं जानता हूं यह किसकी पुस्तक है या ये जिसकी पुस्तक है। आई डोंट नो हुज बुक दिस इज। मैं नहीं मैं नहीं जानता हूं ये किसकी पुस्तक है। यहां किसकी का मतलब जिसकी पुस्तक है। आई डोंट नो हुज माने किसकी या जिसकी। हुज बुक जिसकी किताब, हुज पेन, हुज बुक दिस इज। तो हुज मीन्स यहां किसके के लिए अर्थात जिसके के अर्थ में आया। और इसी तरह से हुज एवर माने जिस किसी का भी। हमने कहा जिस किसी का भी ये पेन हो ले जाए, तो इसको हिंदी में पहले लिखेंगे जिस किसी का भी ये पेन हो ले जाए, वो मुझसे ले जाए, मुझसे ले। जिस किसी का भी हुज एवर दिस बुक दिस पेन, हुज एवर दिस पेन इज टेक इट फ्रॉम मी। हम इसको कहेंगे टेक द पेन फ्रॉम मी हुज एवर इट इज। टेक द पेन, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टेक द पेन फ्रॉम मी हुज एवर इट इज। हुज एवर इट इज जिसकी भी ये हो। दोनों का प्रयोग करते हुए कैसे भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद का शब्द है क्या अर्थात जब हम प्रश्न करेंगे तो व्हाट मीन्स होता है क्या, लेकिन जब वो कनेक्टिव के रूप में आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा जो। व्हाट मीन्स क्या या जो। तो तुम्हारे बैग में जो है मैं नहीं जानता हूं तुम्हारे बैग में जो चीज है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आई डोंट नो व्हाट इज इन योर बैग। व्हाट इज इन योर बैग, तुम्हारे बैग में। अब यहां व्हाट जो है यहां जो के अर्थ में आया है, यहां प्रश्न के अर्थ में नहीं आएगा। अगर हम इसको प्रश्न के रूप में करते हैं तो हम कहते हैं व्हाट इज इन योर बैग, व्हाट इज इट इन योर हैंड, व्हाट इज इन दैट रूम। तो यहां पे प्रश्न के रूप में ना आकर के हम यहां कनेक्टिव के रूप में लिए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इन योर बैग, तुम्हारे बुक में क्या चीज है मैं नहीं जानता हूं। और इसी तरह से व्हाट एवर माने जो कोई भी। इसी तरह से हम कहें कि व्हाट एवर अर्थात जो कुछ भी। अगर हम कहें कि जो कुछ भी तुम्हारे पॉकेट में है वो मुझे दे दो। जो कुछ भी तुम्हारे पॉकेट में है मुझे दे दो। इंग्लिश में कैसे करेंगे? गिव मी, यहां पहले हम लिख देते हैं गिव मी, मुझे दे दो। गिव मी वॉट एवर, जो कुछ भी है, वॉट एवर इज इन योर पॉकेट। यहां हम देख रहे हैं कि वॉट एवर इज इन योर पॉकेट, तुम्हारे पॉकेट में जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। तो यहां पर जो कोई भी चीज के लिए आता है, व्हाट थिंग्स के लिए आता है, और व्हाट एवर भी उसी अर्थ में आएगा, क्योंकि जो कोई भी या जो कुछ भी चीज है वो तुम मुझे हैंड ओवर कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है
क्या, वट एवर हो गया कब, जब कभी भी, व्हेन माने जब। तो ये कनेक्टिव के रूप में है। जब हम कहेंगे डू यू नो, डू हिंदी में पहले लिखते हैं, क्या आप जानते हैं सूर्य कब निकलता है, कब निकलता है, अर्थात जब निकलता है। यहां प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि ये जब के अर्थ में है। डू यू नो, डू यू नो व्हेन द सन राइजेस, डू यू नो व्हेन द सन राइजेस। और व्हेनेवर माने जब कभी, व्हेनेवर का प्रयोग करेंगे जब कभी भी वह आता है, जब कभी भी वह आता है, मैं उसे स्वागत करता हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं, उसका। जब कभी भी, whenever he comes, I welcome। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, I welcome him whenever he comes। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि आपका स्वागत है जब कभी भी आओ, यू आर वेलकम whenever you come to my house। तो whenever माने जब कभी भी, he comes वो आता है, I welcome him। नेक्स्ट वर्ड है कब जब, ये हो गया। नाउ कहाँ या जहाँ, जहाँ के अर्थ में आता है where। अब अगर हम कहें कि क्या आप जानते हैं राम कहाँ रहता है, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं जहाँ राम रहता है, जहाँ राम रहता है। तो अब अगर यहाँ जहाँ जो है, डू यू नो, डू यू नो वेयर राम लिव्स, राम लिव्स। यहाँ जहाँ जो है वेयर अर्थात स्थान के लिए आता है, प्लेस के लिए आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डू यू नो वेयर राम लिव्स, राम जहाँ रहता है क्या तुम जानते हो। और उसी के लिए जब हम कहें जहाँ कहीं भी, जैसे हम कहें पुलिस उसको खोज लेगी जहाँ कहीं भी वो होगा, पुलिस उसे खोज लेगी, खोज लेगी जहां कहीं भी वह होगा, या जहां कहीं भी वो जाएगा। तो जहां कहीं भी का हमें प्रयोग करना है। पुलिस विल फाइंड आउट हिम, फाइंड आउट हिम उसे खोज लेगी, या सर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। पुलिस विल फाइंड आउट हिम वेयरएवर, जहां कहीं भी ही इज, ही विल भी नहीं होगा। फिर वही सेंटेंस जैसा हमने कहा, दो फ्यूचर टेंस एक साथ नहीं आते हैं। जो पुलिस जहां मतलब जो काम बाद में होगा उसमें फ्यूचर टेंस, पुलिस उसको खोज लेगी, वो जहां कहीं पहले से होगा, इसलिए जो पहले से है वो प्रेजेंट टेंस में, और जो बाद में होगा वो फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। अब इसके बाद क्यों और क्योंकि। वैसे तो क्योंकि के लिए हम दैट्स वाई कहते हैं, वाई नहीं कहते हैं, दैट इज वाई। ही वो बीमार था इसलिए वो नहीं आया। यहां इसलिए का मतलब सो भी हम कर सकते हैं, लेकिन दैट्स वाई अर्थात कोई कारण जब देते हैं तो रीजन के लिए हम
वाई और दैट्स वाई का प्रयोग हो। वाई मीन्स क्यों, लेकिन रीजन का जब रिजल्ट के रूप में हम लिखने लगेंगे तब हम दैट्स वाई लिखते हैं। ही वॉज इल, दैट्स वाई, दैट्स वाई। वाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल, ही वॉज इल, दैट्स वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल। इस तरह से दैट्स वाई ही डिड नॉट कम, इसलिए वो नहीं आया। यहां दैट्स वाई जो है वो इसलिए के अर्थ में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है जिसको कि हम कनेक्टिव के रूप में लेंगे, कैसे या जैसे। ये प्रश्न जैसे तुमने हल किया, तुमने हल किया, मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ। अब ये ट्रांसलेशन के नियमों में आप लोगों को बाद में हम बताएंगे कि कौन सा शब्द पहले लिखा जाता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझे भी बताओ, टेल मी ऑल्सो, टेल मी ऑल्सो, मुझे भी बताओ। यह प्रश्न तुमने कैसे किया, जैसे या कैसे। कैसे तो प्रश्न के रूप में आता है, यहां जैसे आएगा कनेक्टिव के रूप में। हाउ यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन या दिस सम, इस प्रश्न को तुमने कैसे सॉल्व किया, मुझे भी बताओ। अब इसके बाद एक दूसरे रूप में हाउएवर, हाउएवर माने चाहे जैसा हो, हाउएवर चाहे जैसे भी हो। जैसे हम कहें चाहे जितना, चाहे जितना कठिन प्रश्न हो, मैं हल करने की कोशिश करूंगा, मैं हल करने की कोशिश करूंगा। चाहे जितना, लेकिन पहले तो मेन वर्ड, मेन सेंटेंस है मैं हल करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई टू सॉल्व, हल करने की कोशिश करूंगा। हाउएवर हार्ड, हाउएवर हार्ड या डिफिकल्ट, हाउएवर डिफिकल्ट और हाउएवर हार्ड द क्वेश्चन इज, चाहे जितना क्वेश्चन डिफिकल्ट हो मैं हल करने की कोशिश करूंगा। यहां चाहे जितना के अर्थ में लिखा है, लेकिन हाउएवर का एक अर्थ हम लेकिन के भी अर्थ में प्रयोग करते हैं। हम एज मेनी एज का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात जितनी संख्या में लोग या जितनी संख्या में कोई भी चीज हो उसके लिए हम एज मेनी एज का प्रयोग करते हैं। हम ये कहें कि हॉल में सभी लोग बैठे जितने उसमें बैठ सकते थे, बैठ सकते थे। हॉल में सभी लोग, ऑल द पीपल, all the people sat in the hall, in the hall as many as, जितने संख्या में, as many as they could come, they could sit, बैठ सकते थे। ये पास्ट टेंस में है, इसीलिए कैन का कुड है, सकना। All the people sat in the hall as many as they could sit, जितनी संख्या में वे बैठ सकते थे या आ सकते थे। अब मात्रा के लिए
कितने या जितने के लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रश्न करें कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, कितना पानी आप रोज पीते हैं, हाउ मच मिल्क डज दिस चाइल्ड ड्रिंक डेली, ये बच्चा कितने दूध पीता है रोजाना, वो तो प्रश्न के रूप में हो गया। लेकिन यहाँ पे हाउ मच अर्थात जितना मात्रा में, यूज, सॉरी इसको पहले हिंदी में लिख लेंगे, चीनी उतनी मात्रा में ले लो, उतनी मात्रा में ले लो जितना तुम्हें चाहिए या जितना तुम चाहते हो। तो टेक द सुगर एज मच एज यू नीड, जितना तुम्हें चाहिए। तो एज मच एज अर्थात जितनी मात्रा में, जैसे एज मेनी एज संख्या के लिए, वैसे ही एज मच एज मात्रा के लिए आता है। हाउ मच डू यू वांट यू कैन यूज इट, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जितना तुम चाहते हो ले लो, जितना तुम चाहते हो ले लो। टेक हाउ मच यू नीड, तो एज मच और हाउ मच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, एज मच एज या हाउ मच। तो क्योंकि ये प्रश्नवाचक, हाउ मच प्रश्नवाचक के भी अर्थ में आता है, और हाउ मेनी जो है वो संख्या के लिए आता है, जिनमें काउंटेबल चीज़ें हैं, एक दो करके जिनको गिन सकते हैं, और मात्रा जो कि तौली जाने वाली चीज़ें होती हैं, लिक्विड चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें जो कि मात्रा में नापी जाती हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मच, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा। नेक्स्ट है कितनी देर। जैसे हमने कहा आप यहां मेरा इंतजार कितने देर से कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग माने होता है कितनी देर, आप कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग, ये तो प्रश्न हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हैव यू बीन ये प्रश्न के रूप में हमने लिखा है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, फॉर मी, ये तो प्रश्न के रूप में है। यही हाउ लॉन्ग हम इसको कनेक्टिव के रूप में भी ले आ सकते हैं। अगर हम कहें कि क्या आपको मालूम है कि मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं, क्या आपको मालूम है कि मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। अब डू यू नो, क्या आपको मालूम है, डू यू नो, क्योंकि ये अब कितनी देर से या जितनी देर से ये संयोजक वाला कनेक्टिव वर्ड है, इसलिए हाउ लॉन्ग हैव, हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग, हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। अब यहां ये प्रश्नवाचक है, लेकिन यहां जितने के अर्थ में है, इसीलिए हैव पहले नहीं आया है। ये नहीं पूछ रहा कितनी देर से
तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। यहाँ कह रहा कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या जितनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ क्या तुम जानते हो। तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, इसीलिए ये प्रश्नवाचक नहीं होने के, अगर ये प्रश्नवाचक होता तो यहाँ हैव सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट के पहले आ गया, ये प्रश्नवाचक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कब से कर रहे हैं। डू यू नो हाउ लॉन्ग आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, क्या तो आपको मालूम है जितनी देर से मैं इंतजार कर रहा हूं। इसके बाद हाउ लॉन्ग के बाद कितनी देर, कितना समय जब लगता है, उसके लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। किस समय या जिस समय, व्हाट टाइम, अर्थात क्या तुम जानते हो पिताजी ऑफिस कब जाते हैं, ऑफिस कब जाते हैं या जब जाते हैं। जब पिताजी ऑफिस जाते हैं, क्या तुम्हें मालूम है कि जब पिताजी ऑफिस जाते हैं, यहाँ कब या जब। तो हम डू यू नो क्योंकि कनेक्टिव के रूप में आया। व्हेन फादर गोज टू ऑफिस, व्हेन फादर गोज टू ऑफिस, व्हेन, या व्हाट टाइम भी कह सकते हैं। व्हाट टाइम कितने बजे या कितने समय। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मुझे बताओ आश्रम एक्सप्रेस कितने बजे स्टेशन पर आती है, स्टेशन पर आती है। तो हम कितने बजे अर्थात जितने बजे। तो यहां पर व्हाट टाइम कहें, टेल मी एट व्हाट टाइम माने कितने बजे, किस समय या कितने बजे, अर्थात किस समय या कितने बजे। टेल मी एट व्हाट टाइम द आश्रम एक्सप्रेस arrives at the station, कितने बजे स्टेशन पर आती है। टेल मी एट व्हाट टाइम डू यू गो ऑन ए वॉक, मुझे बताओ आप कितने बजे वॉक पर जाते हैं। तो यहाँ व्हाट टाइम, कितनी दूर अर्थात जितनी दूर। अब हम प्रश्न के लिए करेंगे, मान लीजिए हम एक प्रश्न बनाते हैं पहले। टेल मी, मुझे बताओ तुम्हारा घर स्टेशन से कितनी दूर है, कितनी दूर है। तो टेल मी, ये तो प्रश्नवाचक के रूप में है। टेल मी हाउ फार इज योर हाउस। सॉरी, ये क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये केवल कनेक्टिव के रूप में है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो मुझे बताओ तुम्हारा घर जितनी दूर है स्टेशन से। कितनी दूर अगर हम पूछते हैं तो हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम द स्टेशन। तो यहाँ टेल हमें नहीं बताना पड़ता, इसलिए यह सेंटेंस हो गया असर्टिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। नहीं तो हम इसको हाउ फार इज पहले लगा देते और स्टेशन बाद में लगाते, लेकिन हम यहाँ करेंगे टेल मी हाउ फार द स्टेशन इज, हाउ फार योर हाउस इज, योर हाउस इज फ्रॉम द स्टेशन। ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। इसलिए हाउ फार माने जितनी दूर, ना कि कितनी दूर।
हाउ फार मीन्स जितनी दूर। मुझे बताओ जितनी दूर है तुम्हारा घर यहाँ से। कुछ और शब्द हैं, जैसे हम कहें कि तुम किसके साथ स्कूल जाते हो, किसके साथ। किसके साथ के लिए किसके साथ या जिसके साथ, और वो तो प्रश्न में हो गया, या जिसके साथ। इसके लिए आता है विद हुम। विद हुम माने जिसके साथ या किसके साथ। अगर हम कहें कि क्या तुम बता सकते हो बच्चा किसके साथ स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। क्या तुम बता सकते हो सकना, कैन यू टेल, कैन यू टेल बच्चा किसके साथ, हमें लगाना है विद हुम। और लेकिन ये क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है, हम लिखेंगे कैन यू टेल विद हुम डज द चाइल्ड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और अगर हम कहें कि हाँ मैं जानता हूं, मान लीजिए इसको, यस हाँ मैं जानता हूं बच्चा जिसके साथ स्कूल जाता है। यस आई नो, यस आई नो विद whom the child goes to school। दोनों में क्या फर्क है? ये प्रश्नवाचक है, इसीलिए विद whom के बाद डज आ गया है। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें डू या डज का प्रयोग होता है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है। यहां पर डज का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यस आई नो विद whom माने जिसके साथ द चाइल्ड गोज टू स्कूल, जिसके साथ बच्चा स्कूल जाता। अगर किसी चीज के साथ हम कहें, किसी चीज के साथ, तो विद which थिंग, विद which थिंग, किस चीज के साथ। जैसे क्या वह जानता है जिस चीज के साथ, जिस चीज के साथ ये काम करना है। डज ही नो, डज ही नो, क्या वह जानता है। विद which, विद which थिंग he has to do, to do this work, to do this work, करना है, जाना है, खाना है। has to do ये पहले क्रियाओं के, सहायक क्रियाओं के साथ बता दिया गया है। he has to do his work, कि उसे यह काम किसके साथ करना है। with whose thing, with which thing माने किस चीज के साथ। और कहां से, कहां से को हम कहते हैं फ्रॉम वेयर,
फ्रॉम वेयर, अथवा आजकल वेयर फ्रॉम भी लगाया जाता है, वेयर, या जहाँ से भी, इसको हम जहाँ से भी कह सकते हैं, जहाँ से। तो दिस मैन does not know from where I am coming। हिंदी में कहेंगे ये आदमी नहीं जानता है, यह आदमी नहीं जानता है कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ या कहाँ से आ रहा हूँ, जहाँ से आ रहा हूँ। इसी क्रम में हम लोग रिलेटिव वर्ड एक दैट का भी प्रयोग हम करना चाहेंगे। हालांकि वो WH वाले ग्रुप में नहीं आता है, लेकिन दैट भी ये कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए आज हम उसे भी देखेंगे कि वो दैट किस अर्थों में आता है, किस सेंस में आता है। दैट का मतलब होता है जो। ये पर्सन और थिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए, और सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के लिए। जैसे हमने कहा ही दैट क्रॉसेस द लाइन विल बी पनिश्ड। जो लाइन को क्रॉस करेगा, जो लाइन को क्रॉस करेगा, सजा मिलेगी, विल बी पनिश्ड। अब इसी तरह से ये तो एक पर्सन के लिए आ गया, दे प्लूरल के लिए भी आ जाएगा, दे दैट विल कम, will come are respected people, respected people। इसका मतलब ये हो गया वे जो यहाँ आएंगे, जो कम, जो आएंगे, रेस्पेक्टेड लोग हैं, सम्मानित लोग हैं। वे लोग सम्मानित हैं जो यहाँ पे आएंगे, सम्मानित लोग हैं। तो आपने देखा कि यहाँ सिंगुलर ही और प्लूरल दे के लिए, दैट दोनों के लिए आया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ हु का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हु मीन्स होता है जो, एंड हु इज ए डिफाइनिंग वर्ड, अर्थात दे या सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला जो शब्द होगा, नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला शब्द वो होता है हु, अर्थात जो इसके बारे में बताता है। अगर हम कहें दे हु आर द इंटेलिजेंट पीपल, हु आर द इंटेलिजेंट, अब उनकी विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ नहीं है, बल्कि उनके बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि उनके लिए कहा जा रहा है कि जो लोग यहाँ आएंगे वो रेस्पेक्टेड पीपल हैं। इसी तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ गया। अब देखिए ऑल, जहां पर जिस वाक्य में हम ऑल का प्रयोग करते हैं, सेम का प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करेंगे, नन या ओनली का प्रयोग करेंगे, उन वाक्यों में भी हम दैट का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम एक वाक्य, ऐसे ऐसे एक एक सेंटेंस एक वाक्य लिखेंगे। जैसे कहेंगे जो चमकती चीजें हैं सोना नहीं होती हैं, सोना नहीं होती हैं। इसी को इंग्लिश में कहेंगे ऑल, वे सारी चीजें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये सिंगुलर के लिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो ये तो हो गया ऑल का प्रयोग। अब हम एक प्रयोग करेंगे सेम। ये वही पुस्तक है, सेम, ये वही पुस्तक है जिसे मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं।
अब दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट, दैट आई वांट जिसे मैं चाहता हूं। यहां दैट ये कनेक्टिव के रूप में आया, जिसे। ये वही पुस्तक है जिसे मैं चाहता हूं। दिस इज द सेम बुक दैट आई वांट। इसके बाद हम करेंगे एनी का प्रयोग। एनी वन दैट goes to market will see the spectacle, spectacle। जो कोई भी मार्केट में जाएगा, एनीवन दैट, कोई भी जो कि मार्केट में जाएगा, विल सी द स्पेक्टेकल, उस नज़ारे को देख पाएगा। तो एनीवन दैट गोज, एनीवन किसी एक पर्सन के लिए आता है, इसीलिए यहां हम एनीवन के साथ भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। नन, नन दैट हैव गॉन, दैट हैज गॉन, सॉरी, none that hasn't, no, none itself is negative, so it will be in positive sentence. None that has gone to Agra has not seen the Taj Mahal, the Taj Mahal। इसका मतलब कि जो कोई भी, कोई नहीं जो आगरा गया नहीं है, कोई नहीं जो आगरा गया, अर्थात जो लोग आगरा नहीं गए हैं वो ताजमहल को नहीं देखा है। और लास्ट में देखिए ओनली, ओनली, दिस इज द ओनली animal that needs। अब दिस इज की जगह हम हॉर्स भी कह सकते हैं। हॉर्स इज द ओनली एनिमल, हॉर्स, हॉर्स इज द ओनली, दिस की जगह हम इसको हम हॉर्स कह सकते हैं। हॉर्स इज द ओनली एनिमल दैट नीड्स, हॉर्स ही एकमात्र जानवर होता है जो हिनहिनाता है। अब इस तरह से एक और सुपरलेटिव डिग्री में हम दैट का प्रयोग करते हैं, और दैट और हु या व्हिच, ये दोनों तीनों एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि हु और व्हिच जो होते हैं ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, दे टेल समथिंग मोर अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। और ये जो है ये क्वालिफाई नहीं करता है, डिफाइनिंग वर्ड नहीं है दैट। सुपरलेटिव डिग्री में हम करेंगे सुपरलेटिव, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर दैट, जो आई सा, जिसे मैंने देखा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर दैट आई हैव एवर सीन, कर लीजिए, दैट आई हैव एवर सीन, EVERSEEN, एवर सीन, जिसे मैंने कभी देखा हो। ये ऐसी पहली पिक्चर है, सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके साथ हमने सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी दैट का प्रयोग किया है। Thus we have discussed each and every connective and joining words, WH words, and also that combining with this we have discussed in detail each and every use of these joining words. I hope that it would have been very much interesting to all of you, and as much practice you do, that will be more and more clear. So I thank you very much for
joining this session and watching the video. I request you all to share my video and subscribe it also. Thank you very much.